ये एक तरफा मुकाबला नहीं हो रहा है। इस बीच मदन दिलावर 45,000 वोट ले चुके हैं और वहीं कांग्रेस के रामगोपाल को सिर्फ 38,000 वोट मिले हैं। यानी कोटा हाड़ौती में अपने गढ़ में भाजपा 9,130 की लीड बनाकर आगे है। रामगंज मंडी में 10 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। तो मदन दिलावर 45,685 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। कुल मिलाके हाड़ौती में अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दमखम है और लहर जैसी जो बात कही जा रही थी कांग्रेस के फेवर में, वो कम से कम अभी इतना समय गुजरने के बाद नजर नहीं आ रही है। हां, एक बात जरूर है, प्रत्याशियों के समर्थन में जहां जहां उनके समर्थन के इलाके हैं वहां की जब ईवीएम खुल रही हैं वहां एकदम से उनकी लीड बढ़ती है या घटती है, लेकिन यह पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा कतई नहीं है। अब जो मार्जिन है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, अगर कुल सीटों की बात की जाए तो वो 15 सीटों के आसपास की रह गई। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये बात अगले 1-1.5 घंटे में साफ होगी। बहरहाल मैं मनीष आपके पास आना चाहूंगा। आपकी आज सुबह से लगातार कांग्रेस नेताओं से बात हुई, मैंने अशोक गहलोत का हंसता मुस्कुराता चेहरा भी देखा, वो भी बड़े जीत के प्रति आश्वस्त थे। सचिन पायलट का मूड भी बड़ा अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने कल एक खबर दी थी कि उन्होंने पटाखों का ऑर्डर दिया है, बाकायदा मिठाइयों का ऑर्डर दिया है, तो ये आत्मविश्वास उनका आज का जो रुझान है उसको देखकर गलत तो नहीं लगा? इसका मतलब पटाखे शायद काम में आ जाए उनके। जी, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जब हम वहाँ के कार्यालय में गए तो हमको हमारी बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी से हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत जब नहीं मिल पाता है तो क्या आप निर्दलीयों से संपर्क करेंगे, तब भी उनका यही जवाब था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर ये उनका एक अति आत्मविश्वास था। जब मैंने उनसे कहा कि कहीं ये आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास नहीं है, हमारा आत्मविश्वास है और आप देखिएगा कि हमारी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, राजस्थान में फिर से फूल हैं, कमल हैं, वो खिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि शायद उनके जहन में ये बात थी कि हम कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के अंदर कहीं कांग्रेस से बहुत आगे रहते हैं हम, तो हम यहाँ पर अपनी फिर से सरकार बना लेंगे। और जिस तरीके से एक दिन पहले ही, परसों के दिन 2 दिन पहले ही वसुंधरा राजे ने कोर कमेटी की जो मीटिंग ली थी उसमें साफ निर्देश दिए गए थे कि आप सभी को निर्दलीय, जो जिताऊ निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं उनको आपको साधना होगा, उनसे आपको संपर्क में रहना होगा और जो भी रहेगा वहां पर खुद वसुंधरा राजे उनसे 1 to 1 करेगी, उनसे एक एक से बात करेंगी, वो मीटिंग करेगी। और जब बंद कमरे में मीटिंग रहती है तो जरूर कोई ना कोई एक उनको पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स शायद नजर आएगा, जो हमको कुछ टाइम बाद में देखने को मिलेगा। जी मनीष, एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा राजस्थान में, वो है वसुंधरा राजे। इसलिए अगर बहुमत से कुछ भी जो उनके उम्मीदवार हैं कम रहते हैं तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन है जो बैठकर डील करेगा या नेगोशिएट करेगा। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी संकट जो आने वाला है, यदि उनके पूरी मेजॉरिटी नहीं आती है, जो कि हाल फिलहाल रुझान में दिख रही है, लेकिन अगर ये फिसले और 8-10 एमएलए की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट ये होगा कि एमएलए को पहले तय करना होगा उस निर्दलीय को कि वो बात किससे करे, वो बात करे अशोक गहलोत से या बात करे सचिन पायलट से। तो शायद इस निर्णायक मौके पर निर्दलीयों के सामने असमंजस की स्थिति हो कि वो किससे बात कर रहे हैं, होने वाले सीएम से या फिर 2019 के केंद्रीय मंत्री से। इसलिए इस मामले में एज जो है वो कांग्रेस की नजर आती है। क्या लगता है आपको ललिता जी? नहीं है, फिर तो ये कह सकते हैं कि जैसे कर्नाटक में भी बनाई है गवर्नमेंट और यहाँ पे सचिन जी, आदरणीय हमारे सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे, तो ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने भी अपनी रणनीति बिल्कुल बनाई है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है सरकार बनाने के लिए। जिस तरीके से, क्योंकि जैसे कल दिल्ली में बैठ के उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, पहली जीत बीजेपी को मिली है। कम से कम इस मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। समाराम गरासिया भारतीय जनता पार्टी के वो पहले उम्मीदवार है जिन्होंने 27,000 वोटों से
अपनी जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के चुनाव से सिरोही के पिंडवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी समाराम गरासिया बहुत बड़ी जीत लेकर आए हैं। और शायद सुबह से हम रुझानों की बात कर रहे थे, अब आ गया है पहला नतीजा, और नतीजे में जो बोहनी है वो की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले उम्मीदवार समाराम गरासिया को 27,000 जैसी बड़ी जीत मिली है। निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुकून भरा समाचार होगा कि बोहनी उनकी हुई है। एक बार फिर बता दें आपको, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सिरोही के पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 27,000 वोटों की बड़ी जीत हासिल हुई है। और कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला। कामा से कांग्रेस को मिल गई है जीत। कांग्रेस की जाहिदा खान वहां से जीत गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को दी है पटकनी और 45,000 वोटों से जाहिदा खान ने भारतीय जनता पार्टी को कामा में दी है पटकनी। कुल मिला के अब नतीजों का सिलसिला हो गया है शुरू। बात रुझानों की खत्म, अब नतीजे। पहला नतीजा भाजपा के खाते में जो कि आया पिंडवाड़ा सिरोही से, जहां समाराम गरासिया जीते और जीते 27,000 वोटों से। और दूसरा नतीजा आया वो आया कांग्रेस के लिए कामा से, जहां जाहिदा खान ने 45,000 की भारी भरकम जीत हासिल की है। कुल मिला के अब नतीजे आने शुरू। तो ललिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी पार्टी को पहला एमएलए मिल गया है, और वो आप ये एक संयोग कहिए कि एक महिला मेरे सामने गेस्ट बैठी हैं और कांग्रेस की एक महिला एमएलए है जिसने बोहनी की है कांग्रेस की, और वो भी 45,000 वोटों से। कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत खुशी है और उनको जाहिदा जी को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि 45,000 वोट जो इतनी बड़ी लीड लेके वो निकली हैं, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप देखते जाइए, अभी कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से निकलेंगी और बहुत ज़्यादा मतलब पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और जिस तरीके से अभी तो मात्र केवल रुझान है, अभी जैसे जैसे आगे समय निकलता जाएगा अभी तो देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी की जो खुशी जो पहले थी वो बरकरार आज भी है और आगे भी रहेगी। मनीष, आपके पास आऊँगा। जाहिदा खान अपने आप में एक विवादित नेत्री रही हैं अपने पति की वजह से, जाहिर बात है, और कामा जैसे संवेदनशील इलाके से इतनी बड़ी जीत दर्ज करना, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में ध्रुवीकरण के लिए पूरा का पूरा जोर लगाया। अब इस नतीजे को देखकर आप क्या कहते हैं? जी, निश्चित तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पूरी कोशिश रही थी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही कार्ड खेला जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लेकर एक मंदिर पॉलिटिक्स भी जो चली थी। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा ये रहा कि कांग्रेस से राहुल गांधी, और चूंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी का हाथ था, तो उनको भी मंदिर एक पॉलिटिक्स खिलाई गई। राहुल गांधी जब अजमेर दरगाह जाते हैं तो वहां से जस्ट बाद में वो पुष्कर ब्रह्मा मंदिर जाते हैं और वहां पर पूजा आरती भी करते हैं घाट पर। तो पूरी तरह से कोशिश की गई थी बीजेपी की ओर से कि वोटों का एक पोलराइजेशन किया जाए, उनका ध्रुवीकरण किया जाए। जहां हम बात करें भरतपुर क्षेत्र की, कामा की या डी कुम्हेर की भी हम बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया था ईवीएम का लेकर के, और इस ईवीएम विवाद के चलते विश्वेंद्र सिंह से, कांग्रेस के प्रत्याशी से, वहां के जो एसपी थे केसर सिंह, उनको भी नपना पड़ गया था। उनको 5 दिन की सरकारी छुट्टी पर भेजा है सरकार ने, चुनाव आयोग ने। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी थी कि हम जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाता है हम वहां से जीत कर आएंगे तो हमारी जीत है ही, अदरवाइज अगर वहां से हमारी हार होती है तो एक ईवीएम का नया शिगुफा जो रहा है, हमेशा जो भी पार्टी हारती है तो एक कहीं ना कहीं वो ठीकरा फोड़ती है, और आजकल ये सबसे बड़ा ठीकरा फोड़ा जाता है ईवीएम पर।
तो उन्होंने ये भी रखा था कि ईवीएम को हम एक जरिया बना मैं लेंगे। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ईवीएम पे हमारा पहले से हमने सोचा है कि ठीकरा फोड़ते, मध्य प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, मशीनें रखने की कोशिश की है, तो बहुत सारी बातें वहां शिकायत चुनाव आयोग को की गई है और जिस तरीके से वो बंद किया गया, तो नहीं, मैं निश्चित रूप से आपने जो कहा, आश्वस्त है, अभी भी आश्वस्त है। आश्वस्त हैं ललिता जी, आपको यही माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए, आप आश्वस्त हैं। आप एमपी में आपने आरोप लगाए, चूंकि कहीं ना कहीं ये देखने को आया था जब पहले जो कुछ राज्यों में चुनाव हुए, जब पंजाब में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है वहां ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो ट्रेंड बन ही चुका है कि आप ईवीएम को भी दोष दें, और आप ही की पार्टी नहीं, चाहे वो बीजेपी भी यहाँ रहती तो वो भी ईवीएम को ही एक दोषारोपित करती। देखिए मनीष जी, मैं आपसे फिर यहाँ से ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी ईवीएम से छेड़छाड़ होती है या फिर जैसे किसी भी पार्टी के दल पे बटन दबाया जाता है तो कमल ही क्यों खिलता है, मुझे ये समझ नहीं आता, कोई और पार्टी का चिन्ह क्यों नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम से छेड़छाड़ इस बार राजस्थान के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल करके कम से कम ईवीएम की संदिग्धता को खत्म करने की पूरी कोशिश की चुनाव आयोग ने। हालांकि जो बात कह रहे थे मनीष, वो मध्य प्रदेश में कई जगह सच थी। जो ईवीएम को रखने का तरीका था वो गलत था, स्कूल की बसों में पाई गई, कुछ निजी होटलों में ईवीएम पाई गई, तो अनियमितताएं हुई। लेकिन वीवीपैट के इस्तेमाल से इस बार ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो संदेह है ईवीएम पर से दोनों ही दलों का हटा है, और इसीलिए न कांग्रेस न भाजपा इस बार दोनों ही ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच आपको खबर दूं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी लीड झालारा पाटन से लगातार बढ़ाती जा रही हैं। अब उनकी लीड 17,000 के करीब हो गई है। तो कुल मिला के राजपूत स्वाभिमान वाली बात झालारा पाटन में नहीं चली है। झालारा पाटन के मतदाताओं ने अपनी चित परिचित, अपनी पुरानी जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन्हीं के प्रति अपना प्रेम जगाया है। और इस बीच आप देख सकते हैं लालसोट से भाजपा के रामनिवास मीणा 810 वोट से आगे चल रहे हैं। लालसोट का खास जिक्र इसलिए, ये प्योर मीना बेल्ट है, यहाँ के निकले जो संकेत हैं वो दूर तलक जाते हैं। और खास बात यह है कि भाजपा एक छोटी बढ़त, लेकिन बढ़त बना के आ रही है लालसोट से अगर, तो शायद ये किरोड़ी मीना का कमाल कहा जाएगा। इस बेल्ट में किरोड़ी का जादू अभी भी चल रहा है और इस वजह से शायद लालसोट में ये बढ़त देखने को मिल रही है। तो ललिता जी, मैं एक बार आपके पास फिर आना चाहूंगा। देखिए, कुछ सीटें, मैं खुद जोधपुर दौरे पर था तो मैं मान रहा था कि वहां पर आपकी एक महिला जो नेत्री हैं मीनाक्षी पंवार, जो कि जोधपुर से लड़ रही हैं, और सूर सागर से जो है अब सूर्यकांता व्यास आगे नजर आ रही है, मनीषा पंवार जी, ठीक करने के लिए शुक्रिया। तो जोधपुर में उतनी अच्छी स्थिति कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है अशोक गहलोत की सीट को अगर छोड़ दें तो कुल मिला के जो दिग्गज हैं वो क्या अपने ही क्षेत्रों तक सीमित हो गए, और या तो खुद की व्यक्तिगत छवि पर वोट आ रहे हैं या फिर कुछ कुछ जगह पार्टी की वजह से वोट मिल रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा नहीं है अशोक गहलोत साहब ने, आप ये देखिए कि पूरे राजस्थान में सभाएं की है और मनीषा जी अभी बिल्कुल नई हैं और उनको एक मौका दिया गया पार्टी के द्वारा। तो ये उनका व्यक्तिगत जो वो होता है उसका ही फर्क पड़ता है कि आपका व्यक्तिगत व्यवहार किस तरीके का है। तो मनीषा जी का व्यवहार बहुत अच्छा है और अभी तो रुझान शायद आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या स्थिति है जोधपुर में। और गहलोत साहब की वजह से गहलोत साहब की छवि बहुत अच्छी है, जोधपुर आज भी नाज करता है गहलोत साहब पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा क्षेत्र पे देखा है तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही ज्यादा निर्भर करता है, उसका व्यवहार है वो ज्यादा निर्भर करता है। इस बीच में आप लोगों को खबर दे दूं, कांग्रेस 102 सीटों पर रुझानों में आगे है, वहीं भाजपा अब 80 से नीचे आ गई है, 74-75 के करीब उसकी लीड रह गई है। तो कुल मिला के एक ट्रेंड जो है वो अब सेटल होने लगा है और धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना के राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब एवरेज में मान रहा हूं कि 8वां राउंड लगभग हर जगह चल रहा, 8वां 9वां 10वां 11वां, कुछ जगह 12 13 भी हो चुके हैं। अब इसके साथ साथ जो ट्रेंड है वो सेटल हो रहा है और कांग्रेस इस वक्त
102 सीटों पर रुझानों में आगे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 75 के आसपास टिक रही है। लेकिन मैं इस स्थिति को भी अभी भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं कहूंगा। जो दावे रहे, जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए, हालांकि एग्जिट पोल का कोई लंबा चौड़ा मैं हवाला नहीं दूंगा क्योंकि वो हमेशा ठीक रहे हों, ऐसा नहीं हुआ है। इस बीच सूरसागर में 5वें राउंड में सूर्यकांता व्यास वो आगे चल रहे हैं। लूनी में 8वें राउंड में महेंद्र बिश्नोई, इन्होंने जोगाराम पटेल को पीछे छोड़ दिया है। वहीं हीराराम मेघवाल हैं, वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फलौदी में कुंभ सिंह हैं, वो 4000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। बिलाड़ा की अगर बात करें तो हीराराम 9वें राउंड में 3195 वोटों से आगे चल रहे हैं। लोहाट की बात की जाए तो 10 राउंड हो चुके हैं और कृष्णाराम 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। शेरगढ़ में 7वें राउंड के बाद मीना कंवर जो हैं वो लगभग 5000 वोटों से आगे हैं। ओसिया में दिव्या मदेरना का मार्च जारी है और लगभग 8500 वोटों से आगे हैं। भोपालगढ़ में भंवर बलाई सिर्फ 518 वोटों से आगे हैं। सरदारपुरा में अशोक गहलोत 16,552 वोटों से आगे हैं और जोधपुर शहर में 5वें राउंड के बाद मनीषा पंवार जो हैं वो लगभग 10,000 वोटों से आगे हैं, 9,165 वोट। सूर्यकांता व्यास इस वक्त 4,705 वोटों से आगे चल रही हैं। लूनी में जैसा मैंने बताया जोगाराम पटेल पिछड़ रहे हैं 8,000 से ज्यादा वोटों से और बिलाड़ा में 8वें राउंड के बाद हीराराम मेघवाल वो 3,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। तो स्थिति लगभग अब जो 8वें राउंड में 9वें राउंड में आप देखें तो दोनों दिग्गज, एक तरफ वसुंधरा राजे अपनी 17-18 हजार की लीड पे, एक तरफ अशोक गहलोत वो भी 16-17 हजार की लीड पे। बाकी जो कंटेस्ट हैं वो टाइट हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली सीट जो कांग्रेस ने निकाली कामा से जाहिदा खान ने, वो 45,000 की भारी भरकम जीत थी। यानी कुल मिला के जिन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जो पार्टी या व्यक्ति मजबूत है उसे जन समर्थन उतना ही व्यापक मिल रहा है। ललिता जी, अभी हमने आपको सारे जितने लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आपने उसमें देखा, ओसियां भी है, उसने जोधपुर शहर का भी जिक्र आया, शेरगढ़ का भी जिक्र आया। क्या लग रहा है आपको, ये जो ट्रेंड है ये आपकी पार्टी के फेवर में है या आपको लग रहा है नहीं बीच बीच में भाजपा ने सेंध लगाई है? नहीं, जैसे मनीषा जी के बारे में बताया आपने, तो वो भी आगे लीड कर रही हैं और ये बिल्कुल जीतेंगी इस सीट को, क्योंकि मनीषा जी ने वहां पर कार्यकर्ताओं से, मनीषा जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। वहां पे उनका जो कार्य प्रणाली जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, कि वो महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं है वहां पर, और हमें पता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व और उनका जो जुड़ाव है वहां की जनता से वो आज वो देखने को मिल रहा है। और दिया मदेरना भी बहुत अच्छे उससे लीड कर रही हैं और वो बिल्कुल जीतेंगी वहां से। और अधिक से अधिक जिस तरीके से विकास का मुद्दा लेके कांग्रेस चली थी और जो कुशासन इनका रहा है वो हम लोगों ने पूरी जोर शोर से उठाया। जो इन्होंने कार्य किए हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने, तो हम लोगों ने वो सब आज जनता के सामने रखा है। किसानों की जो दुख दर्द था उसके साथ में हम लोग थे, जनता के साथ हम लोग थे। तो आज जिस तरीके से आप ये देखिएगा कि अभी रुझान थोड़े थोड़े स्पष्ट होने लगे हैं, कांग्रेस के पक्ष में आने लगे हैं। और ये मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूं कि जहां जैसे मुझे नजर आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने स्नेह और प्रेम दिया है उसको बिल्कुल उस हिसाब से कांग्रेस खरी उतरेगी। मनीष, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूंगा। जो चुनाव से पहले हाल था, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, जैसे अभी ललिता जी ने कहा सरकार के प्रति नाराजगी की बात की जा रही थी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि यदि कांग्रेस सरकार में होती और कांग्रेस की सरकार के प्रति यह नाराजगी होती तो आज कांग्रेस पिछली बार की तरह 40-50 के आसपास रुझानों में होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काडर इतना मजबूत है कि वो मरे से मरी स्थिति में भी कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 70-75 के आंकड़े तक तो पहुंचा रहा है। आप खुद लगातार फील्ड में रिपोर्ट करते रहे, कांग्रेस भाजपा दोनों को कवर किया आपने, क्या लगता है आपको?
जी, निश्चित तौर पर जो आपने कहा एकदम सही कहा है आपने। जो कांग्रेस है, अगर एंटी इनकम्बेंसी, अगर पहले कांग्रेस की सरकार होती और वर्तमान में कांग्रेस की यह हालत होती है, एंटी इनकम्बेंसी को झेलनी होती है, तो शायद कांग्रेस 40 सीटों तक रहती, लेकिन यहाँ पर बीजेपी 80+ जा रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है एक पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी। चूंकि लोकप्रियता इसलिए कह सकते हैं, हालांकि पहले वाली जो एक हवा थी, मोदी की हवा कहें या उसको हम बवंडर कहें, जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी, वो अब नहीं बरकरार रही है। लेकिन फिर भी लोगों ने, जब हम मार्केट में, जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहां पर लोग यही कहते हैं कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये अक्सर हमको सुनने को मिला था। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने किसी जगह पर पीएम मोदी को देख करके भी वोट किया है, जिसके चलते ये जो बीजेपी है ये अभी 80+ के लगभग ही इनका आंकड़ा रह रहा है। तो एक ये मोदी की लोकप्रियता और कुछ मोदी की स्कीम्स, या हम कहें कि स्कीम्स में कुछ अगर काम भी ना की हो तो लोगों में एक मोदी की छवि बनी है, वो खास तौर पे विदेश नीति को लेकर के। उनको लगता है कि विदेश नीति में मोदी की नेतृत्व में जो देश हैं वो काफ़ी कुछ हद तक बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। उसको लेकर के बीजेपी में यहाँ पर इनको ज़्यादा वोट शेयरिंग मिलने की पूरी संभावना थी, और जो हमको अभी देखने को भी मिल रही है। शुक्रिया मनीष और ललिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरूर लौटिएगा, बताएंगे आपको कौन बनेगा राजस्थान का सरताज। सबसे पहले सबसे सटीक बताएंगे, और खासकर आपको यह जरूर बताएंगे कि ये जो जनता का नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वसुंधरा की खैर कैसे मन गई और कैसे उन्होंने सब चीज वापस से ट्रेंड पर ऐसी डाली कि आज वो मुकाबले में नजर आ रही हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।